नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल हिस्ट्री बाय पंकज शर्मा में। जी हाँ, हम आज बात करेंगे एक ऐसे इतिहास की जिसका इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है और बार बार उनकी वीर गाथाओं के माध्यम से उस इतिहास को और गौरवान्वित महसूस करवाया जाता है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास की। आज इस राजस्थान के इतिहास की सीरीज को हम प्रारंभ करते हैं, लेकिन एक परिचय के साथ, जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास को किस एविडेंस के माध्यम से हम जान सकते हैं, कौन कौन से अपने पास सोर्स या कौन कौन से साक्ष्य अपने पास आज मौजूद है जिसके माध्यम से हम इस राजस्थान के इतिहास को जानने की। देखिए, राजस्थान के इतिहास को अगर हम बात करें तो इस राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए इतिहासकारों ने इसके स्रोतों का कुछ वर्गीकरण किया है, जिसमें हम बात करेंगे कि राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए इतिहासकारों ने इस वर्गीकरण को 4 अलग अलग भागों में बांटा है। जैसे कि हम बात करें राजस्थान के इतिहास को जानने की, तो सबसे पहला जो एविडेंस जो यहाँ पे दे रखा है इतिहासकारों द्वारा, वो है पुरातात्विक स्रोत। ध्यान रखिए, राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए इतिहासकारों ने सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत को यहाँ पर राजस्थान के इतिहास को जानने का एक सबसे बड़ा मुख्य आधार बताया है। जबकि दूसरी अगर बात करें तो इसी प्रकार राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे अभिलेख भी है जिसको हम पुरालेखीय श्रेणी में रखते हैं। यानी कि मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए दूसरा अपने पास जो एविडेंस है वो है पुरालेखीय स्रोत। इसी प्रकार से अगर बात करें तो तीसरा जो एविडेंस अपने पास है वो है राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए, वो है ऐतिहासिक साहित्य, और एक जो है वो आधुनिक इतिहासकार जो हमें बताते हैं कि राजस्थान का इतिहास किस प्रकार से लिखा गया है, किस किस इतिहासकार ने इस इतिहास को जानने में और लोगों तक पहुंचाने के अंदर मदद की है। इस प्रकार से राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए इतिहासकारों ने इसका जो वर्गीकरण किया है वो 4 प्रमुख भागों में किया है। पहला, जिसको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अर्थात पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। दूसरा, पुरालेखीय, जिसके अंदर हम बात करेंगे उन लेखों की जिसके माध्यम से हम राजस्थान के उन शूरवीरों के इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। उनके द्वारा, उनके शासन के दौरान चलाए गए कुछ सिक्के, उनके द्वारा दिए गए भूमि अनुदान, जिनको ताम्रपत्र लेखों के द्वारा लिखा गया था। तीसरा, ऐतिहासिक साहित्य, जिन साहित्य की अगर बात करें तो यहाँ पर उनको भाषाई आधार पर या धार्मिक आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिसमें हम बात करेंगे कुछ जैन बौद्ध साहित्य की, हम बात करेंगे फारसी भाषा के साहित्य की, हम बात करेंगे संस्कृत, राजस्थानी एवं हिंदी भाषा के कुछ ऐसे साक्ष्यों की जिसके माध्यम से हमें राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा आधुनिक इतिहासकार जिन्होंने हमें राजस्थान के इतिहास को एक कड़ी के रूप में पिरोने का एक भरसक और एक सफल प्रयास भी किया। देखिए, पुरातात्विक स्रोत की अगर बात करें तो पुरातात्विक जो स्रोत है इसके अंदर जो नष्ट हो चुकी है, यानी कि नष्ट प्राय जो मानव सभ्यताएं थी, नष्ट प्राय मानव सभ्यता, उनको इसमें रखा गया है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो हमारे सामने भारत के इतिहास के अंदर एक आता है सिंधु घाटी सभ्यता। इसी तरह राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें तो आहड़ सभ्यता या फिर कालीबंगा सभ्यता, ये सारे के सारे जो है ये पुरातात्विक स्रोत के अंदर माने या गिने जाते हैं। इस सभ्यता के स्थलों की अगर बात करें, ये एक टाइम पीरियड के दौरान प्राचीन मानव बस्ती के रूप में हमारे पास पल्लवित थी, लेकिन कालांतर में इसके अवशेष जो है वो हमें उत्खनन से प्राप्त होने लगे। इन्हीं उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के अंदर हम कुछ चीजों को रखते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखें तो प्राचीन मानव द्वारा उपयोग में किए जाने वाले मिट्टी के मृत भांड। इसी तरह मृत भांड के साथ साथ उस समय जिन औजारों का इन्होंने प्रयोग किया, इन औजारों के अंदर उन्होंने पाषाण अर्थात पत्थरों का प्रयोग किया, और इन्हीं पाषाणों के साथ साथ उन्होंने तांबे का भी प्रयोग किया, इसीलिए ताम्र पाषाण। तो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यताओं के दौरान उन्होंने मिट्टी की सभ्यता यानी मिट्टी के जो मृत पात्र थे उनके आधार पर अपना इतिहास प्रारंभ किया था। लेकिन धीरे धीरे इस उत्खनन के पश्चात हमें ऐसा विदित हुआ कि भारत के अंदर ही नहीं, अभी तो राजस्थान के अंदर प्राचीन मानव जो था वो कहीं ना कहीं निवास कर रहा था। लेकिन इसका दूसरा जो हमारे पास राजस्थान के इतिहास को जानने का जो सोर्स था वो था पुरालेखी सोर्स।
पुरालेखी सोर्स की अगर बात करें तो इतिहासकारों ने इसको वर्गीकृत किया गया है अभिलेखों में। इसी के साथ साथ हम बात करें तो अभिलेखों के साथ साथ इसके अंदर शिलालेखों को भी काउंट किया गया है। इसी तरह हम बात करें तो एक साक्ष्य अपने पास मुद्राएं, सिक्के, जिससे हमें विदित होता है कि किस शासक द्वारा किस रियासत के अंदर कौन से सिक्के चलाए गए थे। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो यहाँ पर कुछ शासकों द्वारा जो दान में दी गई भूमि थी उन भूमि अनुदानों का उल्लेख मिलता है हमें ताम्रपत्र लेखों से, जिनको दान पत्र लेख भी कहा जाता है, यानी कि ताम्रपत्र लेख। तो ये हमारे पास कुछ लिखे हुए साक्ष्य है जिसके माध्यम से हमें भी राजस्थान के इतिहास को जानने का अवसर प्राप्त होता है। इसी तरह से तीसरा जो है वो है ऐतिहासिक साहित्य। ऐतिहासिक साहित्य की अगर बात करें तो ऐतिहासिक साहित्य को भाषा के आधार पर अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो एक हमारे पास जैन एवं बौद्ध साहित्य के कुछ ग्रंथ मिलते हैं जिसमें हमें राजस्थान के शासकों द्वारा इन धर्म को आश्रय देने की साथ साथ इन शासकों के इन धर्म को अपनाने के भी अवशेष प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो यहाँ पर ऐतिहासिक साहित्य के अंदर राजस्थानी भाषा में जो लिखा गया साहित्य, राजस्थानी भाषा और इसके अलावा हिंदी भाषा के अंदर जो साहित्य लिखा गया है उससे भी हमें राजस्थान के इतिहास को जानने के अंदर एक आधार प्रदान होता है। इसी के साथ इतिहासकारों ने यहाँ पर फारसी साहित्य को भी गिना है। इस फारसी साहित्य के अतिरिक्त हमारे पास ख्यात साहित्य, जो ख्याति के माध्यम से यानी कि शासकों की ख्याति को बताने के लिए लिखा गया था, ये हमारे पास ऐतिहासिक साक्ष्य है, ऐतिहासिक साहित्य है जिसके माध्यम से भी हम राजस्थान के इतिहास को जानते हैं। नेक्स्ट जो है आधुनिक इतिहासकार। जी हाँ, भारत के इतिहास को जिस तरह से इतिहासकारों द्वारा लिखा गया उसमें आधुनिक इतिहासकारों का बहुत महत्वपूर्ण जो भूमिका थी वो रही। ठीक उसी प्रकार राजस्थान के इतिहास को भी इन आधुनिक इतिहासकारों ने कड़ीबद्ध एक तरीके से अपनी पुस्तकों के माध्यम से लोगों के सामने या जनता के सामने रखने का एक सफल प्रयास भी किया। इस आधुनिक इतिहासकारों के अंदर हम बात करते हैं तो सबसे पहले उस व्यक्ति की बात करते हैं जिससे राजस्थान के इतिहास को प्रारंभ किया गया था। जी हाँ, कर्नल जेम्स टोड, जो आधुनिक इतिहासकारों के अंदर सर्वप्रमुख माने जाते हैं। अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले उस इतिहासकार की बात करेंगे जिसने इस इतिहास को अर्थात राजस्थान के इतिहास को सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण के रूप में या वैज्ञानिक रूप से लिखने का सफल प्रयास किया। आधुनिक इतिहासकारों की सीरीज के अंदर हम बात करेंगे फिर बाद में टेसीटोरी की, जो एक भाषा वैज्ञानिक थे जिन्होंने मारवाड़ के साहित्य के अंदर यानी कि जो अपनी राजस्थानी भाषा थी उसका एक लिटरेचर, एक व्याकरण जो था पश्चिमी राजस्थान का, उसको लिखने का सफल प्रयास किया। इसी तरह हम बात करते हैं उस इतिहासकार की जिसको राजस्थान के इतिहास को लिखने का श्रेय दिया जाता है, जिसका नाम है GH ओझा। रियासतों का इतिहास लिखने के लिए ये प्रसिद्ध माने गए हैं। हालांकि हम देखेंगे आगे चलकर कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक थी एनाल्स, उसका हिंदी संस्करण या हिंदी अनुवाद इन्हीं महोदय द्वारा किया गया था। आधुनिक इतिहासकारों के अंदर हमारे पास कन्हैयालाल सेठिया, इसके अतिरिक्त मुंशी देवी प्रसाद, इसके अलावा मोनोप नैन्सी, जिन्होंने नैन्सी ख्यात नामक ग्रंथ लिखा। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो हमारे पास जगदीश सिंह गहलोत और श्यामल दास जैसे आधुनिक इतिहासकारों के नाम मुख्य रूप से लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए इतिहासकारों ने यह वर्गीकरण किया है। पहला आपके सामने दे रखा है पुरातात्विक स्रोत, जिसमें हम बात करते हैं नष्ट हो चुकी जो प्राचीन मानव सभ्यताएं थी उनकी, जो सिर्फ और सिर्फ उत्खनन से हमारे पास कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं, जिसमें मृदभांड यानी कि प्राचीन मानव द्वारा जो मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे जो उत्खनन से प्राप्त होते हैं। उसी तरह औजार जो पाषाण पत्थरों से निर्मित थे। फिर बाद में इन पाषाण के बाद एक एज आया था, एक काल आया था जिसको ताम्र पाषाण काल के नाम से भी जाना गया। तो ताम्र पाषाण कालीन कुछ औजार भी हमें प्राप्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो ऐसी प्राचीन मानव सभ्यता जो है वो भारत के इतिहास के संदर्भ में सिंधु घाटी सभ्यता और राजस्थान के इतिहास में कालीबंगा, आहड़, ऐसी सभ्यताओं के नाम विशेष उल्लेखनीय है। दूसरा है पुरालेखी स्त्रोत। पुरालेखी स्त्रोत की अगर बात करें तो आपको दे रखा है एक तो अभिलेख, दूसरा है शिलालेख, तीसरा मुद्रा या सिक्के, चौथा ताम्रपत्र लेख। इस प्रकार से ये हमारे पास कुछ लिखे हुए साक्ष्य है
जिनको पढ़कर, जिनके माध्यम से भी हम राजस्थान के इतिहास को जान सकते हैं। ध्यान रखिए, अभिलेखों की अगर अपन बात करें तो अभिलेख जो है, ये अभिलेख किसी कागज पर, किसी कपड़े पर, या फिर हो सकता है तो किसी ऐसे चीजों पर लिखे जाते थे जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि किस इतिहासकार द्वारा या किस शासक द्वारा इस अभिलेख को लिखवाया गया था। इन्हीं अभिलेखों की अगर बात करें तो कुछ अभिलेख हमें शिलालेखों अर्थात पत्थरों पर भी देखने को मिलते हैं। इस तरह से मुद्राएं ये भी हमें बताती है कि किस शासक द्वारा किस कालक्रम के दौरान किस विजय के उपलक्ष्य में इन सिक्कों का निर्माण करवाया गया था। इसके अतिरिक्त ताम्रपत्र लेख, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इन ताम्रपत्र लेख को दानपत्र लेख के नाम से भी जाना जाता है। दानपत्र लेख इसीलिए क्योंकि जो राजाओं द्वारा भूमि अनुदान दिए जाते थे, मंदिरों को हो गए या किसी व्यक्ति को दान में दिए जाने, पंडितों को दान में दिए जाने के लिए, तो उन भूमि अनुदानों का उल्लेख भी इन ताम्रपत्र लेखों में करवाया गया था। इसीलिए इन ताम्रपत्र लेखों को दानपत्र लेख के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर एक वर्ड आया था कि पुरातत्व। वैसे इतिहास का इस शब्द से बहुत गहरा नाता है। पुरातत्व की अगर बात करें तो पुरातत्व को देखा जाए तो ये पुरातत्व विभाग जो है, जिसको अपन ASI बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग। सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि भारतीय पुरातत्व विभाग जो है, इस भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ध्यान रखिए 1861 में एक इतिहासकार हुए जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपने प्रयासों के माध्यम से 1861 में इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करवाई थी, और ये करवाई गई थी कलकत्ता में। ध्यान रखिएगा, कलकत्ता के अंदर भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का जो श्रेय था वो अलेक्जेंडर कनिंघम को दिया गया। इसी अलेक्जेंडर कनिंघम को इस भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता या फिर जनक कहा जाता है। इस तरह से ये जब विभाग स्थापित हुआ तो भारत के अंदर ऐसे प्राचीन जो सभ्यता स्थल थे या प्राचीन ऐसे ऐतिहासिक स्थल थे, उनका उत्खनन का कार्य जो था वो प्रारंभ होने लगा। सर्वेक्षण स्टार्ट हो चुका था, लेकिन इसी भारतीय पुरातत्व विभाग ने राजस्थान के अंदर इस कार्य को, इस सर्वेक्षण को जारी किया, या इसका शुरुआत जो की थी वो की थी अगले 10 वर्ष पश्चात, यानी कि 1871 में। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि भारतीय पुरातत्व जो विभाग था उसने राजस्थान के अंदर अपना कार्य जो था वो कब प्रारंभ किया। तो ध्यान रखिए, राजस्थान के अंदर भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा जो कार्य स्थापित किया गया था, कार्य प्रारंभ किया गया था, ये कब किया गया था, तो ये प्रारंभ किया गया था 1871 में, जब भारत के अंदर CL कार्लाइल के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, CL कार्लाइल के नेतृत्व में इस सर्वेक्षण विभाग ने राजस्थान के कुछ इलाकों पर यहाँ पर सर्वेक्षण का जो कार्य था वो प्रारंभ किया था। ध्यान रखिएगा, ये सर्वेक्षण का जो कार्य था वो सबसे पहले टोंक और उसके आसपास के क्षेत्रों में कार्लाइल के नेतृत्व में किया गया था। तो इस तरह से पुरातत्व की अगर बात करें तो पुरातत्व विभाग की जो स्थापना थी वो 1861 के अंदर अलेक्जेंडर कनिंघम के माध्यम से की गई थी। यही अलेक्जेंडर कनिंघम आगे चलकर भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक अर्थात डायरेक्टर भी चुने जाते हैं, और कालांतर में हम देखते हैं कि इस पुरातत्व विभाग ने 1871 यानी कि 1871 के अंदर राजस्थान के अंदर इस सर्वेक्षण कार्य को प्राथमिकता प्रदान की, जिसका नेतृत्व किया था CL कार्लाइल ने। इस तरह से हम राजस्थान के इतिहास के उत्खनन की हम बात करने स्टार्ट करते हैं। कालांतर में हम ये देखते हैं कि भारत के साथ साथ इस राजस्थान के सर्वेक्षण को, इस उत्खनन को प्रारंभ करवाया गया। फिर धीरे धीरे करके राजस्थान के अंदर कुछ ऐसे ऐतिहासिक साक्ष्य हमें देखने को मिले, लेकिन इस राजस्थान के इतिहास को एक सही तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से जो लिखा गया था वो लिखा गया था कर्नल जेम्स टोड द्वारा। इसीलिए कर्नल जेम्स टोड जो थे, कर्नल जेम्स टोड, इन कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता, जनक या फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से हम बात करेंगे उस राजस्थान के इतिहास की, लेकिन इस राजस्थान की हम बात करें उससे पहले राजस्थान के संदर्भ में हमारे पास कुछ शब्द जो है वो देखने को मिलते हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास को प्रारंभ करते हैं उससे पहले राजस्थान के कुछ शब्द जो है वो हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले ऋग्वेद की, जहां से भारतीय इतिहास को प्रारंभ माना जाता है, लेकिन दुर्भाग्य उन इतिहासकारों द्वारा
जिन्होंने सबसे पहले भारतीय इतिहास के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम स्थान दिया। वैदिक सभ्यता की अगर बात करें या ऋग्वेदों की अपन बात करें तो ये जो वेद थे ये भारतीय संस्कृति के एक मूल आधार बने। लेकिन हमें बताया गया कि भारत के अंदर जो सभ्यताएं थी उसमें सबसे पहले ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले रखा गया। शायद हो सकता है कि यहाँ पर जो कार्बन डेटिंग पद्धति थी उसको प्राथमिकता दी गई और इसीलिए इस कालक्रम की कसौटी के ऊपर सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम स्थान पर आई। खैर, हम बात कर रहे थे राजस्थान के संदर्भ में कुछ शब्दों की जो ऋग्वेद के अंदर ऐसा मिलता है कि राजस्थान के संबंध में ऋग्वेद के अंदर राजस्थान या राजस्थान से संबंधित भूभाग के लिए कुछ शब्दों का उल्लेख मिलता है। कुछ शब्द मिलते हैं जैसे कि मरु, इसी प्रकार से कुछ शब्द मिलता है धर्म। मरु और धर्म जो है वो रेतीले इलाके के लिए प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो इसी ऋग्वेद के अंदर जंगल, मत्स्य आदि जो शब्द है ये देखने को मिलते हैं। तो ऋग्वेद के अंदर अगर बात करें तो राजस्थान के संबंध में ऐसे शब्द मरु, धर्म, जंगल या जांगल या मत्स्य, एक साथ साथ शूरसेन जैसे शब्द जो है वो देखने को मिलते हैं, जो कहीं ना कहीं हमें इस बात को प्रमाणित करते हैं कि ये जो सारे शब्द हैं वो राजस्थान के भूभाग के लिए प्रयोग में किए गए थे। लेकिन हम बात करें तो रामायण जो शब्द है, रामायण जो अपना धर्म है, भारतीय संस्कृति का एक आधार माना गया रामायण, तो उस रामायण के अंदर जो अपना राजस्थान का जो भूभाग है, इस राजस्थान के भूभाग के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, वो है मरुकांतार। मरुकांतार यानी कि रेतीला इलाका जहां पर मरुद्भिद ऐसी कंटीली झाड़ियां उत्पन्न थी, जहां पर एक कथा ऐसी जुड़ती है जो शायद रामायण के इतिहास के अंदर या रामायण के भाग के अंदर आप सभी उससे परिचित हैं। बताया जाता है कि जब श्री राम जी सीता जी को लेने के लिए श्रीलंका की तरफ प्रस्थान कर रहे थे तो आपको पता हो तो बीच में एक समुद्र आया था और उसी समुद्र से जब उन्होंने मार्ग मांगा तो यहाँ पर समुद्र देवता ने मार्ग नहीं दिया और कई दिनों की तपस्या के पश्चात श्री राम जी ने क्रोधित होकर उस समुद्र को सुखाने के लिए अपना जो बाण था वो निकाल लिया। फिर बताया जाता है कि शायद उस समय उनके क्रोध को शांत करने के लिए समुद्र देवता उनके सामने उत्पन्न होते हैं और फिर बाद में उनसे अरुण विनय करते हैं और समुद्र को सुखाने की अपेक्षा वो कहते हैं कि मैं आपको मार्ग दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर उन्हीं राम जी द्वारा बताया जाता है कि जब मैंने तीर आपके लिए निकाला है तो इस तीर का हम क्या करें। तो शायद समुद्र देवता के कहने पर राम जी ने जो वो तीर उस समय छोड़ा था वो तीर सुदूर उत्तर भारत के पश्चिमी इलाकों में जाकर गिरा और वहां पर जहां पर पहले एक सागर हुआ करता था उस सागर में जाकर गिरा और वो सागर जो था वो सूख गया और वो सूखने के पश्चात रेतीले इलाके के अंदर तब्दील हो गया। इसीलिए हम राजस्थान की ज्योग्राफी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं राजस्थान की ज्योग्राफी में भी जो पश्चिमी वाला इलाका है जहां पर हमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि प्राचीन समय में यहाँ पर एक तेथिस सागर का कोई अवशेष रहा होगा, जहां पर यहाँ की जो मिट्टी है यहाँ पर मिलने वाले कुछ जीवाश्म जो कहीं ना कहीं समुद्र के अंदर जीवाश्म के रूप में रहा करते थे, उनके अवशेष भी हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि हम बात कर रहे हैं इस शब्द की तो रामायण के अंदर राजस्थान के भूभाग के लिए मरुकांतार जैसे शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से अगर बात करें तो राजस्थान के इस भूभाग के लिए सबसे पहले एक शब्द मिलता है, वो मिलता है राजपूताना। ध्यान रखिएगा, यहां पर हम बात कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड कुछ ऐसे शब्दों की जिसका इतिहास कई बार पूछा भी गया है। तो ध्यान रखिए, राजस्थान के इतिहास के लिए सबसे पहले अगर बात करें तो एक शब्द अपने को मिलता है, वो मिलता है राजपूताना। राजपूताना जो शब्द है, इस राजपूताना शब्द का प्रथम जो प्रयोग था, ध्यान रखिए, इसके कई बार क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जैसे राजपूताना जो शब्द है एक निश्चित भूभाग जो था, इस भूभाग के लिए राजपूताना जो शब्द था इसका पहले प्रयोग करने वाले कौन थे। तो ध्यान रखिए, 1800 ईस्वी के आसपास एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम था जॉर्ज थॉमस। इस जॉर्ज थॉमस द्वारा पहली बार राजस्थान यानी राजपूताना भूभाग के लिए राजपूताना जो शब्द था उसका प्रयोग किया गया। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि राजपूताना शब्द जो है उसका सबसे पहले लिखित एविडेंस अपने पास कौन सा है। तो ध्यान रखिए, राजपूताना शब्द का हम लिखित अगर साक्ष्य की अगर बात करें तो लिखित जो एविडेंस है वो हमें मिलता है 1805 यानी कि 1805 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी गई थी विलियम फ्रैंकलिन द्वारा। विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस।
द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस नामक जो विलियम फ्रैंकलिन द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी, इसी पुस्तक में पहली बार 1805 के अंदर इस भूभाग के लिए जो राजपूताना शब्द था इसका प्रयोग हमें मिलता है। और ये लिखित एविडेंस जो है वो बताता है कि पहले इस क्षेत्र के लिए राजपूताना जो शब्द था वो प्रयोग में हुआ था। इसी हम तरफ बात करें तो राजपूताना शब्द के पश्चात हमारे पास इस भूभाग के लिए कुछ ऐसे शब्द भी देखने को मिलते हैं जिसमें हमारे सामने रायथान, रजवाड़ा, फिर बाद में राजस्थान जो शब्द हैं वो अस्तित्व में आए। लेकिन इन शब्दों का प्रयोग सबसे पहले कहां हुआ, किसने किया, इसकी हम बात करते हैं। तो देखिए राजपूताना शब्द जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया कि पहली बार इस शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी के अंदर जॉर्ज थॉमस ने किया था, लेकिन इसका लिखित जो प्रमाण था वो 1805 के अंदर विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस में किया था। लेकिन राजस्थान शब्द की अगर बात करें, राजस्थान शब्द, तो ध्यान रखिए राजस्थान शब्द है इसका पहली बार उल्लेख हमें एक शिलालेख में मिलता है जिसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि राजा वर्मलाद जो थे जिन्होंने अर्बुद देश पर शासन किया था। अर्बुद देश की अगर बात करें तो अर्बुद देश उस समय सिरोही का जो आसपास का क्षेत्र था उसके लिए शब्द प्रयोग में किया गया था। यानी कि सिरोही और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे वहां के स्वामी, जिसको अर्बुद देश के स्वामी के नाम से जाना जाता है, तो राजा वर्मलाद ने यानी कि राजा वर्मलाद ने अपने शासनकाल के दौरान यहाँ पर एक शिलालेख का निर्माण करवाया था। इस शिलालेख का जो नाम है वो है बसंतगढ़ शिलालेख, और बसंतगढ़ पड़ता है आपके सिरोही के अंदर। बसंतगढ़ नामक स्थान पर यह शिलालेख प्राप्त हुआ जिसका टाइम पीरियड जो है वो है 625 ईस्वी। हालांकि कुछ गाइडों के अंदर इसको 682 विक्रम संवत भी बता रखा है, तो वो 682 जो है वो विक्रम संवत के आधार पर है। तो बसंतगढ़ शिलालेख की अगर बात करें तो विक्रम संवत के आधार पर अगर बात करते हैं तो विक्रम संवत के हिसाब से 682 को जगह आपको देखने को मिलेगा, जबकि ईस्वी की अगर बात करें तो यहाँ पर 625 ईस्वी देखने को मिलता है। तो राजा वर्मलाद द्वारा बसंतगढ़ का एक शिलालेख जो उत्कीर्ण करवाया गया था, उसी शिलालेख के अंदर हमें राजस्थान के अंदर सामंत प्रथा जो थी, सामंत प्रथा, उसका पहली बार उल्लेख देखने को मिलता है। सामंत प्रथा का उल्लेख इसके अंदर किया गया। लेकिन अपने लिए जो जानकारी का जो सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है वो ये है कि बसंतगढ़ जो शिलालेख है जो इस बसंतगढ़ के अंदर खीमल माता के मंदिर में स्थित है। कहां पर है? खीमल माता। इस खीमल माता, कुछ किताबों के अंदर सीमल माता दे रखा है, यानी कि कुल मिला के एक मंदिर के अंदर ये जो प्रशस्ति है, सॉरी एक जो लेख है शिलालेख, उसके अंदर ऐसा उल्लेख मिलता है कि पहली बार राजस्थानीय दित्य शब्द जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, राजस्थानीय दित्य। बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर इस भूभाग के लिए राजस्थानीय दित्य जो शब्द है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसको इतिहासकारों ने कहीं ना कहीं राजस्थान से संदर्भित किया है। लेकिन हमारे पास इस शिलालेख के अतिरिक्त ऐसा कोई लिखित साक्ष्य किसी ऐतिहासिक पुस्तक में अगर कोई मिलता है तो वो मिलता है एक ख्यात साहित्य में। जी हाँ, अपन बात करें तो राजस्थान के बारे में इस शब्द की जो उत्पत्ति है, इस शब्द की अगर बात करें तो वो इस शिलालेख के पश्चात हमारे पास जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है मोहनत नैन्सी की एक पुस्तक जिसका नाम है नैन्सी ख्यात। ध्यान रखिए, मोहनत नैन्सी ने अपनी पुस्तक नैन्सी ख्यात के अंदर राजस्थान के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया है, जो कहीं ना कहीं इस नैन्सी ख्यात को ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए मोहनत नैन्सी का जो ग्रंथ है नैन्सी ख्यात, ये राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ भी माना जाता है। याद रखिए, पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम भर्ती परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान के इतिहास का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है, तो वो है नैन्सी ख्यात। राजस्थान के इतिहास का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ वो है नैन्सी ख्यात। ठीक है, इसी प्रकार से नैन्सी की अगर बात करें तो नैन्सी को अपने राजस्थान का क्या कहा जाता है, राजस्थान या राजपूताने का अब्बुल फजल। ये एक अलग से एक फैक्ट है, आपसे कभी पूछ भी लिया जाए कि मोहनत नैन्सी जो है उनको राजस्थान का या राजपूताने का अब्बुल फजल किसने कहा था, तो ये कहा था मुंशी देवी प्रसाद ने। किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद। इस तरह से अगर बात करें तो राजस्थान के संदर्भ में हमें पहली बार जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख में, जो सिरोही के अंदर किसी सीमल माता या खिमल माता के मंदिर के अंदर उत्कीर्ण करवाया गया था, जिसका टाइम पीरियड 625 ईस्वी या विक्रम संवत 682 के आसपास रहा था।
इस शिलालेख की एक विशेषता है जिसके अंदर राजस्थान के अंदर या फिर अर्बुद देश जो था सिरोही उसके आसपास के इलाकों में पहली बार कहीं ना कहीं सामंत प्रथा के अवशेष हमें देखने को मिले। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है राजस्थान के संदर्भ में राजस्थानी आदित्य शब्द का उल्लेख। तो पहली बार इस भूभाग के लिए राजस्थानी आदित्य शब्द का प्रथम जो उल्लेख था वो एक एविडेंस अर्थात शिलालेख के अंदर जो मिला वो था बसंतगढ़ शिलालेख। लेकिन इसी शिलालेख के पश्चात राजस्थान के इतिहास के बारे में नैन्सी ख्यात जो ग्रंथ लिखा गया है नैन्सी द्वारा उसके अंदर उल्लेखित किया है। इसीलिए नैन्सी ख्यात राजस्थान के इतिहास का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ भी माना जाता है, जबकि इसके लेखक मुणत नैन्सी को इतिहासकार मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का अब्बुल फजल कहकर भी संबोधित किया। लेकिन इस शब्द को एक ऐतिहासिक रूप से एक निश्चित भूभाग के लिए राजस्थान के रूप में प्रयोग करने वाले या राजस्थान के रूप में प्रयोग करने वाले एक इतिहासकार जिनको राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है, जिनका नाम था कर्नल जेम्स टोड। तो इस प्रकार से हम बात करें तो यहां पर राजस्थान जो शब्द है इसके लिए एक निश्चित भूभाग के लिए ये शब्द का जो प्रयोग किया था वो किया था इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड द्वारा। कर्नल जेम्स टोड ने 1829 के अंदर अपनी एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का नाम था एनाल्स। कई बार पूछी गई है एनाल्स के रचयिता कौन है, तो एनाल्स जो लिखा गया है वो लिखा गया है कर्नल जेम्स टोड द्वारा। कर्नल जेम्स टोड ने 1829 के अंदर एनाल्स नामक जो पुस्तक लिखी, इसी एनाल्स पुस्तक के अंदर इस भूभाग के लिए राजस्थान और साथ साथ रायथान जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया है। याद रखिए एनाल्स का जो पूरा नाम है वो है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, यानी कि पुस्तक के नाम में भी देखा जाए तो राजस्थान जो शब्द है वो देखने को हमें मिलता है। इसीलिए इस पुस्तक के अंदर पहली बार कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था जो किसी निश्चित भूभाग के लिए प्रयोग किया गया है। इस एनाल्स की अगर अपन बात करें तो इस एनाल्स का एक अन्य नाम और है, इसका नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि एनाल्स का जो एक अन्य नाम है वो है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस तरह से एनाल्स नामक पुस्तक में पहली बार टोड ने एक निश्चित भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन इस पुस्तक के अतिरिक्त कर्नल जेम्स टोड ने एक पुस्तक और लिखी थी जो इनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक का जो नाम था वो था पश्चिमी राजस्थान की यात्रा, जो इनकी मृत्यु के पश्चात इनकी पत्नी द्वारा प्रकाशित की गई थी। इस तरह से राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए उसके प्रारंभिक परिचय के रूप में हमने इस सीरीज को स्टार्ट किया था। याद रखिएगा अभिलेखों की अगर बात करें तो अभिलेखों से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर कि अभिलेख जो है, इन अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ध्यान रखना अभिलेखों का जो अध्ययन है वो एपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिग्राफी। कई कई जगह एपिग्राफी के स्थान पर इसको एपियाग्राफी भी शब्द प्रयोग में किया गया है। तो अलग अलग राइटर ने इस शब्द को अलग अलग डिस्क्राइब किया है, चाहे इसको एपिग्राफी बोल दो या फिर एपियाग्राफी बोल दो। एपिग्राफी या एपियाग्राफी जो है ये किसका अध्ययन कहलाता है? वो कहलाता है अभिलेखों का अध्ययन। इसी तरह से हम बात करें तो मुद्राएं जो है, मुद्राएं सिक्के, इस मुद्राएं सिक्के के अध्ययन को जो कहा जाता है वो कहा जाता है न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स जो है ये मुद्राओं का या फिर इन अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। इस प्रकार आज हम अपनी क्लास को यही विराम देंगे। हमारे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इस राजस्थान के इतिहास को आगे इसी तरह हम जारी रखेंगे, लेकिन हमें आपका सहयोग चाहिए। आशा करते हैं आप हमारे इस सहयोग की आशा को आगे बरकरार रखेंगे और इसी तरह से आपका प्यार हमारे लिए बनाते रहेंगे। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी तरह से अगली जानकारी को देखने के लिए। आज की क्लास यहीं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।